मध्यकालीन भारत में तथा सल्तनत सल्तनतकालीन कालीन भारत में महिलाओं की दशा पर विस्तार से वर्णन करें। अब ऐसा ही मानो जैसे कि आपके सामने पेपर रखा हुआ और 20 नंबर का सवाल आ चुका है, तो ऐसे ही पढ़ना अपने को, ताकि थोड़ा सा सीरियसनेस आ सके चीजों के लिए। कि दशा पर विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, ये 20 नंबर का एक बढ़िया सा सवाल बन जाएगा यहां से। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले, ये सवाल पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। देखो, अब तक हम क्या पढ़ते हैं? पुरुषों की कहानियां पढ़ते हैं अपन, आदमियों की, मर्द जात की कहानी पढ़ते हैं, उनके काम पढ़ते हैं, उनकी भूमिकाएं पढ़ते हैं अपन, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं आदमियों ने। लेकिन दोस्तों, महिलाओं के जीवन पर और उनके कार्यों पर, और महिलाओं ने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं, ठीक है, कौन कौन सी संधियां की है, और कौन कौन से भारत में ऐसे राज्य थे जिन पर महिलाओं ने शासन किया था, तो इस पर काफी लोगों का ध्यान नहीं जाता। जो इतिहास लिखा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये पितृसत्तात्मक समाज का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि महिलाओं के इतिहास के बारे में तो लिखा ही नहीं जाता, और लिखा जाता तो बहुत कम लिखा जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी महिलाएं हुई है इतिहास के अंदर, उनके योगदान को, उनके कंट्रीब्यूशन को हिस्ट्री में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सल्तनत काल समझते, क्योंकि इस भारत में सल्तनत काल पहले आया था। ठीक है, उसके बाद में मध्यकाल में अपन मुगलों के समय भारत में महिलाओं की क्या स्थिति थी वो देखेंगे। तो आंसर में अपने को क्या लिखना है कि सल्तनत काल से अपन स्टार्ट करेंगे। सल्तनत काल, तो सल्तनत काल में हिंदू और मुस्लिम समाज है वो भारत में एक साथ रह रहा था। ठीक है, हिंदू समाज और मुस्लिम समाज भारत के अंदर एक साथ रह रहा था। और अभी मतलब सन 1206 ईस्वी में तो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, यानी कि तुर्की मुस्लिम सत्ता की भारत में स्थापना हुई थी। तो हिंदुओं को मुस्लिमों के साथ में रहते रहते अभी काफी टाइम नहीं हुआ था, एक दूसरे को जान ही रहे थे। ठीक है, तो दोनों के रीति रिवाज, यानी कि हिंदू के रीति रिवाज, मुसलमानों के रीति रिवाज, खान पान की परंपरा दोनों अलग थी। ठीक है, अब जैसे ही सल्तनत काल स्थापित होता है भारत के अंदर, तो इस्लाम धर्म को, ठीक है, इस्लाम धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, राजधर्म घोषित कर दिया जाता है। और हाल फिलहाल में चूंकि मुसलमान है, वो अभी अभी हिंदू के साथ में रहना चालू किया था, तो हिंदू के साथ में उनकी बहुत ज्यादा अभी बनती नहीं थी, तो हिंदू व मुसलमानों के बीच में तनाव था, शुरुआत में तनाव था। और क्योंकि भारत में जो जाति व्यवस्था है, एक तो वर्ण व्यवस्था ने काफी ज्यादा समाज को नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, वैदिक काल तक स्थितियां अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के बाद में ही वर्ण व्यवस्था ने समाज को काफी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद में दोस्तों वर्ण व्यवस्था तो थी, जाति व्यवस्था और आ गई, जातियां भी उपजातियों के अंदर बट गई, तो समाज है वो मतलब काफी जटिल उसकी एक स्थिति थी समाज की। ठीक है, अब सल्तनत काल के जो राजा थे, सल्तनत काल के जो सम्राट बादशाह थे, वो महिलाओं के प्रति उदासीन रहते थे, यानी कि उनकी भलाई के लिए बहुत विशेष कार्य नहीं करते थे। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? महिलाओं की जो स्थिति है वो अत्यंत दयनीय बनी रही सल्तनत काल में। ठीक है, स्त्री का जो स्थान था वो नीचे था, स्त्री का स्थान वो नीचे था। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष पर निर्भर रहना उसकी नियति थी, यानी कि उसके भाग्य में क्या लिखा था कि वो आदमी मर्द जात पर ही निर्भर डिपेंडेंट रहकर उसको अपने लाइफ है वो बितानी पड़ती थी। ठीक है, जब तक कि एक जो बालिका होती थी, जब तक वो जवान नहीं होती थी तो पिता के संरक्षण में रहती थी। जब जवान होती थी तब उसकी शादी करवा दी जाती थी, तब वह पति के संरक्षण में अपना लाइफ बिताती थी, यानी कि दोस्तों वो डिपेंडेंट ही रहती थी हमेशा, मतलब आश्रित ही रहती थी। छोटी थी तब पिता के साथ में रहती थी, और जब जवान हो गई, शादी हो गई, तो वो अपने पति के साथ में रहती थी। ठीक है, अब सपोज करो ये अगर पति मर जाता है, ठीक है, किसी भी कारणवश इस पति की मृत्यु हो जाती है, तब उसको वैधव्य जीवन बिताना पड़ता था। वैधव्य जीवन का मतलब होता है विधवा रहकर उसको बिताना पड़ता था। ठीक है, कई बार
जो पति का बड़ा भाई होता था, पति का बड़ा भाई, ठीक है, और अधिकांश केसेस में मतलब देवर के साथ में ही शादी करवा दी जाती थी क्योंकि वंश आगे बढ़ाना था। तो बड़े भाई के साथ में या फिर देवर के साथ में शादी करवा दी जाती थी, ठीक है, इस लड़की की। तो दोस्तों यहाँ पर भी उसका शोषण होता था, यहाँ पर मतलब उसको पूछा नहीं जाता था कि आप शादी करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, किससे आप मतलब ऐसे रहना चाहती है, ठीक है। तो ज्यादा उससे कुछ पूछा नहीं जाता था। अधिकांश केसों में देवर के साथ में शादी करवा दी जाती थी। और समाज के अंदर सल्तनत काल के अंदर भी लड़का और लड़की काफी ज्यादा ऐसा चलता था। समाज में लड़की पैदा होते ही उसको मार दिया जाता था, ठीक है। और इस चीज को क्या बोलते हैं? कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, पैदा होते ही मार दिया, इसको बोलते हैं कन्या भ्रूण हत्या। तो नारी का कार्य क्षेत्र क्या था, यानी कि महिलाओं के लिए समाज में क्या काम बता रखे थे कि प्रजनन करना है, ठीक है, प्रजनन क्रिया करके बच्चे पैदा करने हैं और उनका पालन पोषण करना है फिर, ठीक है, पालन पोषण करना है, पति की सेवा करनी है, पति को खुश करना है, ठीक है, और घर का काम करना है। तो घरेलू कार्यों तक, प्रजनन कार्य तक, और अपने स्वामी की सेवा करे, अपने पति की सेवा करे, उसको खुश रखे, यही एक लड़की के भाग्य में या लड़की की नियति में लिखा था, ठीक है। और लड़की से क्या एक्सपेक्टेशंस की जाती थी, क्या उम्मीद की जाती थी कि वह पतिव्रता बन के हमेशा बनी रहे। पतिव्रता का क्या मतलब है कि उसका पति भले ही कितना निकम्मा निकले, ठीक है, दूसरी स्त्रियों पे नजर रखे, ठीक है, वो कितना भी अनैतिक क्यों ना बन जाए, उसके साथ में मारपीट करे या फिर गाली गलौज करे, ठीक है, वो कुछ भी करे, लेकिन एक स्त्री को सिर्फ उसके सिवाय किसी और को नहीं देखना है, ठीक है, उसी की सेवा करनी है पूरे जीवन भर और उसी के साथ में रहना है। तो पति को खुश करना उसका उद्देश्य बना रहता था। तो पतिव्रता धर्म यहां पर वो निभाती थी। अब देखो, भारत के अंदर दो समाज थे इस समय सल्तनत काल में, एक तो हिंदू समाज और एक मुस्लिम समाज। तो और भी मतलब पारसी धर्म भी इस समय भारत में कुछ कुछ पारसी रहा करते थे। तो इस समय पर भारत में दो समाज एक साथ रह रहे थे, हालांकि कुछ मात्रा में पारसी धर्म के लोग भी यहाँ पर रहते थे, ठीक है। तो देखो, जो मुस्लिम स्त्रियां थी, मुस्लिम स्त्रियां और जो पारसी धर्म की स्त्रियां थी, ठीक है, वो अपेक्षाकृत ज्यादा स्वतंत्र थी। किससे ज्यादा स्वतंत्र थी? हिंदुओं की स्त्रियों से, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि भारत के अंदर सल्तनत काल में मुस्लिम और पारसी महिलाओं को ज्यादा स्वतंत्रता थी। किसके मुकाबले? हिंदुओं की लड़कियों के मुकाबले। क्योंकि देखो, मुस्लिमों में और पारसियों में, ठीक है, क्या होता था कि लड़कियों को मतलब जायदाद के अंदर भी हक मिलता था, ठीक है, और ये दो मतलब अगर पति मर जाता है तो मतलब दूसरी शादी भी कर सकती है। तो मुस्लिम और पारसी महिलाओं को मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स थे कि अगर पति मर जाता है, ठीक है, पति मर गया, तो दूसरी शादी की परमिशन इनको रहती थी, दूसरी शादी की परमिशन। और इनको एक और फायदा होता था कि जो जमीन जायदाद है उसमें हिस्सा मिलता था मुस्लिम और पारसी धर्म की महिलाओं को। हिंदू महिलाओं को ऐसा नहीं मिलता था, ठीक है। अगर हिंदू महिला है, उसका पति अगर मर जाता है तो उसके पास में दो ऑप्शन बचते हैं, या तो विधवा रह करके पूरा जीवन बिताती थी काल कोठरी में, जहां पर उसका जीवन नरक जैसा बन जाता था, ठीक है, और या फिर उसके पास में एक और ऑप्शन था कि वो सती हो जाए, यानी कि चिता पर बैठ करके अपने पति को गोद में लेटा करके वो गांव वालों के बीच में जल जाए। तो सती होना वो ज्यादा सही अच्छा मानती थी, क्योंकि पूरे जीवन भर एक कमरे में बिताना, ना कोई बोलता है उससे, ठीक है, ना शादी त्योहार में पार्टिसिपेट कर सकती है, ना अच्छे कपड़े पहन सकती है, ना श्रृंगार कर सकती है, ठीक है, ना अच्छा खाना खा सकती है, ना चूड़ियां पहन सकती है, ना ढंग के कपड़े पहन सकती है। तो विधवा जीवन बिताने से अच्छा है कि वो सती हो जाना पसंद करती थी, ठीक है। अब देखो, समाज के अंदर कुल मिला के क्या चल रहा था कि जो महत्वपूर्ण जो डिसीजन होते थे उसके अंदर से महिला का मतलब स्थान नहीं होता था। परिवार के
और समाज के, परिवार और समाज के जो महत्वपूर्ण निर्णय होते थे, ठीक है, निर्णय होते थे, परिवार और समाज के महत्वपूर्ण निर्णय होते थे, उसमें महिला को इग्नोर किया जाता था, उसको नजरअंदाज किया जाता था। इब्न बतूता क्या बोलता है? इब्न बतूता जो कि इतिहासकार का था, ठीक है, इब्न बतूता वो कहता है कि भाई ना तो मुसलमानों में और ना ही हिंदुओं में महिलाओं की स्थिति किसी भी धर्म में अच्छी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ना तो मुसलमानों के अंदर, ठीक है, और ना ही हिंदू समाज के अंदर एक लड़की है वो अपना बौद्धिक विकास कर सकती थी। हिंदू समाज में और मुस्लिम समाज में एक लड़की अपना बौद्धिक विकास यानी कि अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वो नहीं कर सकती थी। मुस्लिम समाज की जो मतलब लड़कियां होती थी उनको सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाती थी, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा में उसको सिर्फ कुरान वगैरह की आयतें सिखाकर उनकी उसकी शिक्षा है वो सीमित इतनी ही होती थी कि वो धार्मिक शिक्षा सीख जाए, ठीक है। देखो इस समय पर जो गांव की महिलाएं होती थी उनके क्या हाल थे। गांव की महिलाएं दोस्तों वो घरेलू कार्यों में लगी रहती थी दिन भर, और वो खेतों में भी काम करती थी। गांव की महिलाएं घरेलू कार्यों में और खेतों में काम करने चली जाती थी। दोस्तों मैं अभी तक आपको बता रहा हूँ कि स्त्रियों की जो दशा है बहुत खराब थी। इसका मतलब नहीं है कि सारी ही स्त्रियां मतलब उनकी स्थिति खराब थी, ठीक है। अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखूं जैसे कि रजिया सुल्तान, भाई रजिया सुल्तान तो मर्दों के लिबास में आती थी, कुर्ता पजामा टोपी पहन करके दरबार में आती थी और तुर्कान ए चहलगामी के सामने निडरता से वो खड़ी रहती थी, ठीक है। उसको किसी बात का कोई भय नहीं था। भारत के अंदर प्रथम मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। इसके अलावा मीराबाई, ठीक है, आध्यात्म के क्षेत्र में धर्म के क्षेत्र में काफी ज्यादा नाम किया है मीराबाई ने, ठीक है। पद्मावती, पद्मावती, ठीक है, पद्मावती का भी नाम काफी ज्यादा हमें इतिहास में देखने के लिए मिलता है। तो रजिया सुल्तान क्यों इतना फेमस थी कि वो अपनी रणनीति व राजनीति उसको बहुत अच्छे स्तर की आया करती थी, ठीक है। मतलब जो भी स्ट्रेटजी वगैरह बनाती थी, कैसे प्लान करना है और पॉलिटिक्स खेलना है, किसी के साथ में कूटनीति खेलनी है, तो रजिया सुल्तान को बेहतर तरीके से आया करती थी, ठीक है। इब्न बतूता क्या कहता है कि जो हिंदुओं में जो लड़कियां हुआ करती थी शादी के बाद में, ठीक है, वो पति परायण होती थी, पति परायण होती थी। इसका मतलब क्या है कि भाई जो उसका पति चाहता है वो वही करती थी, जो उसका पति चाहता है वो वही करती थी, पति को खुश करने में ही उसकी जीवन है वो बीत जाया करता था, ठीक है। और अपने पति के अलावा, अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष से वो संबंध स्थापित नहीं कर सकती थी, ठीक है। अपने पुरुष मतलब अपने पति के साथ में ही उसे जीवन बिताना पड़ता था, उसी के साथ में प्रेम करना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पर पति परायण का मतलब है कि पति को खुश करना, पति की बात मानना और अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष पर नजर नहीं रखना। तो ये सल्तनत काल में एक स्त्री की दशा ऐसी थी, ठीक है। हिंदू के अंदर क्या चलता था? हिंदू समाज में दोस्तों पर्दा प्रथा, ठीक है, पर्दा प्रथा चल रहा था हिंदू समाज में। यानी कि दोस्तों बड़ों के सामने मतलब घूंघट निकालने का जो रिवाज है वो प्रचलन में था, ठीक है। महिलाएं वो घूंघट निकाला करती थी और आज भी राजस्थान तथा अनेक प्रदेशों में घूंघट निकालने का रीति रिवाज अभी भी है, ठीक है। तो दोस्तों ये भारत के अंदर पर्दा प्रथा कहाँ से आ गई? देखो सन 1000 ईस्वी के बाद में भारतीय समाज के अंदर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था, ठीक है, उसके कारण से मतलब हिंदू समाज की जो महिलाएं थी उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा, अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए ऐसा कदम उन्होंने उठाया था। यानी कि वो अपनी इज्जत, वो अपनी अस्मिता बचाना चाहती थी, ठीक है। इसलिए भारतीय समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन आ गया, क्योंकि दोस्तों जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो हिंदू लड़कियों को उठाकर ले जाते थे, उनका अपहरण करके ले जाते थे, ठीक है। औरंगजेब के टाइम पर भी ऐसा होता था। तो इसलिए भारत के अंदर पर्दा प्रथा है वो आई है। घूंघट निकालने का जो रिवाज है कहाँ से आया है? ठीक है, 1000 ईस्वी के बाद में, प्राचीन काल में नहीं था घूंघट प्रथा। 1000 ईस्वी के बाद में महिलाओं ने अपनी अस्मिता,
अपनी इज्जत और अपने सतीत्व की रक्षा, यानी सतीत्व का मतलब होता है अपना पति धर्म, ठीक है, अपनी पवित्रता को बचाने के लिए महिलाओं ने, हिंदू समाज की महिलाओं ने घूंघट प्रथा या पर्दा प्रथा अपनाई थी। ठीक है, देखो जो किसानों की जो औरतें हुआ करती थी, ठीक है, मतलब श्रमिक मजदूरों और किसानों की जो वाइफ हुआ करती थी वो पर्दा नहीं करती थी, वो पर्दा नहीं करती थी और कभी कभार कर लिया करती थी, राइट। तो किसानों की और मजदूरों की, किसानों की और मजदूरों की जो पत्नियां हुआ करती थी वो अक्सर या सामान्यतः पर्दा नहीं करती थी। रजिया सुल्तान एक प्रथम ऐसी महिला थी जिसने मुस्लिम समाज के सामने पर्दा त्यागने का वचन लिया था। ठीक है, पर्दा त्यागने का वचन लिया था रजिया सुल्तान ने, रजिया सुल्तान ने। तो रजिया सुल्तान ने जैसे ही मतलब ये प्रण लिया कि मैं पर्दा नहीं करूंगी, सारे मुस्लिम समाज में जबरदस्त कोहराम मच गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक उन्होंने कह दिया था कि दिल्ली के बाहर महिलाएं हैं वो नहीं जा सकती है मकबरों पर। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने महिलाओं को आदेश दिया कि वो दिल्ली के बाहर बने जो मकबरे होते हैं, ठीक है, उन पर जा नहीं सकती हैं, मकबरों पर जा नहीं सकती है, फिरोज शाह तुगलक ने आदेश दिया। अब देखो जो मतलब अमीर घर की जो लड़कियां होती थी, ठीक है, वो अगर बाहर निकलती थी तो दोस्तों वो बाहर कैसे निकलती थी, पालकी में। पालकी क्या होती है, मतलब एक डोली टाइप की होती है और चार ऐसे हत्थे से लगे होते हैं, इनको चार आदमी पकड़ते हैं और बीच में लड़की बैठे हुआ करती थी जो अमीर घराने की लड़की होती थी। अब जो मजदूर की पत्नी है, ठीक है, किसान की पत्नी, उसको कहाँ से सहूलियत मिल जाएगी। तो जो अमीर घर की लड़कियां होती थी वो बाहर निकलने के लिए पालकी अथवा डोली का इस्तेमाल करती थी। साधारण मुस्लिम जो मतलब औरतें हुआ करती थी, अब डोली या पालकी तो आएगी नहीं साधारण मुस्लिम महिला के लिए, तो वो क्या करती थी, बुर्का पहनती थी। ठीक है, बुर्का पहन करके घर से बाहर जाया करती थी साधारण मुस्लिम महिला। विवाह की कोई न्यूनतम उम्र नहीं थी, विवाह की कोई न्यूनतम उम्र नहीं थी। ठीक है, यानी कि दोस्तों कई बार, मतलब कई बार क्या, अधिकांश केसों में अल्पायु में, थोड़ी सी उम्र में, ठीक है, शादी हो जाया करती थी। ठीक है, अब कम उम्र में शादी करने के काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, न तो शरीर का डेवलपमेंट हो पाता है, न दिमाग का डेवलपमेंट हो पाता है, तो मैच्योरिटी आ ही नहीं पाती है, लेकिन फिर भी मतलब शादी करवा दी जाती थी। तो समाज है दोस्तों ये काफ़ी विकृत रूप मतलब इसमें बुराइयां व्याप्त थी और काफ़ी विकृत रूप ये ले चुका था। बाल विवाह क्यों करवाते थे, बाल विवाह क्यों करवाते थे। देखो अक्सर ऐसा लगता था कि हिंदुओं की और जो मुसलमानों की जो लड़कियां हैं उनका किडनैप होने का डर रहता था। ठीक है, अपहरण का भय। ठीक है, अक्सर हिंदुओं की जो लड़कियां, जो परिवार हुआ करते थे, उनमें यह डर होता था कि अगर बच्ची जवान हो जाएगी तो उसको कोई किडनैप करके ले जा सकता है। तो बाल विवाह मतलब छोटी उम्र में उसके करवा देंगे तो वो मतलब उसका एक घर हो जाएगा कि हाँ भाई हमने अपनी बेटी ब्याह दी है, ठीक है, अब अगले वाले समझे। ठीक है, तो अपहरण का भय के कारण हिंदू समाज की लड़कियों की जो शादी है वो कम उम्र में करवा दी जाती थी। ठीक है, बहु विवाह भी चल रहा था, यानी कि जो मर्द होता था वो एक से ज़्यादा शादियां कर सकता था, और ये हिंदू समाज में भी चल रहा था, ये मुस्लिम समाज में भी चल रहा था। ठीक है, हिंदू समाज और मुस्लिम समाज में बहु विवाह प्रथा ज़्यादा चलती थी। हालांकि अमीर लोग काफ़ी ज़्यादा किया करते थे क्योंकि गरीबों की बस की बात कहाँ पर है। ठीक है, गरीब आदमी है वो एक पत्नी रख ले वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, स्त्री देखो, फिर भी दोस्तों स्त्री की मतलब मैंने इतनी समस्याएं बता दी हैं, ठीक है, वो किन परिस्थितियों से गुजर रही थी, कठिन हालातों के साथ में उसने सरवाइव किया है, ठीक है, यहाँ तक पहुँची है, आज तो बहुत नाम कमा लिया है खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, जहाँ पर भी नज़र दौड़ाए वहाँ पर आपको टॉप लेवल पर, टॉप नोच लेवल पर आपको महिलाएं हैं
वो बड़ी बड़ी नौकरियों के साथ में दिख जाएंगे। और कई देशों की तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तक महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है कि जो समाज हमारा, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। एक ज़माना ऐसा था कि स्त्री को मतलब बच्चे पैदा करने तक और घर में बच्चों को पालन पोषण करने तक, घरेलू कार्यों तक देखा जाता था, लेकिन आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया, समाज के अंदर सुधार हुआ है, लोगों की सोच बदली है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। फिर भी मतलब सल्तनत काल में दोस्तों जो लड़की हुआ करती थी, ठीक है, जो स्त्री हुआ करती थी, तो उसको फिर भी गृह स्वामिनी कहा जाता था, यानी कि घर की जो मालकिन है वो उसी को कहा जाता था। अब स्त्रियों की मतलब इम्पोर्टेंस तो थी, ठीक है, इम्पोर्टेंस थी बिल्कुल, क्योंकि जो घर के जो धार्मिक कार्य होते थे वो महिला के बिना, वो स्त्री के बिना पूरा नहीं होते थे। घर के दो धार्मिक कार्य होते थे वह स्त्री के बिना पूरे नहीं होते थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों महिला का जो प्रत्येक डिसीजन होता था उस पर किसका कंट्रोल होता था? पुरुष का कंट्रोल होता था, ठीक है। अब देखो जो विधवा औरतें थी ना, उनकी बड़ी खराब हालत थी विधवा औरतों की, क्योंकि उनको एक कमरे के अंदर ही अपनी पूरे जीवन, पूरा लाइफ बिताना पड़ता था। कई केसेस में उसके सर के बाल है वो भी काट दिए जाते थे, ठीक है। उसको खाना बेकार सा दिया जाता था, ना वो किसी शादी फंक्शन, किसी इवेंट को भी अटेंड नहीं कर सकती थी। तो अल बरूनी क्या बोलता है विधवाओं के लिए? अल बरूनी अल बरूनी कहता है कि जो विधवा औरत होती है उसको पिछले जन्म के पापों का फल मिल रहा है। अल बरूनी क्या कहता है कि पिछले जन्म के पापों का फल, पिछले जन्म के पापों का फल, पापों का फल वो स्त्री को, जो विधवा हो चुकी है, उसको मिल रहा है। यानी कि पिछले जन्म में कुछ ना कुछ बुरे काम किए होंगे तभी वो इस जन्म में विधवा हो चुकी है। अब राजपूत समाज में दोस्तों पुत्र जन्म होने पर उत्सव मनाया जाता था, और हालांकि कई बार पुत्री जन्म होती थी तो उसको मार दिया जाता था, ठीक है। और दोस्तों समाज के अंदर, भारतीय समाज के अंदर डायन प्रथा अथवा डाकन प्रथा भी चल रही थी, ठीक है। एक महिला को पेड़ के नीचे बांध करके गांव के बीच में पत्थर से या लकड़ी से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती थी कि ये हमारे बच्चों का खून पी जाएगी, हमारे बच्चों को मार देगी, राइट। तो एक बार देख लेते हैं इसमें क्या पढ़ा है इस पेज में। डायन या डाकन प्रथा भारतीय समाज में अभी भी थी, ठीक है। स्त्री अगर पुत्र को जन्म देती है तो उसको भाग्यशाली समझा जाता था। पुत्री जन्म देती है, भाग्यहीन, पति का मदद करती थी दिन भर और उसकी सहायक की भूमिका का निर्वाह करती थी। हिंदू समाज की जो महिलाएं थी उनके पास में अधिकार कम थे, उसके उनके पास में अधिकार कम थे, ठीक है। यानी कि वो जायदाद के अंदर अपना हिस्सा नहीं मांग सकती थी और वापस से शादी नहीं कर सकती थी, जबकि मुस्लिम समाज और पारसी समाज में वापस से शादी वगैरह कर भी सकती थी। समाज के अंदर बहुविवाह तो होते थे, ठीक है, बहुविवाह तो होते थे हिंदुओं में और मुस्लिम समाज दोनों के अंदर, लेकिन दोस्तों कलेश बहुत ज़्यादा चलता था। अब एक एक आदमी के 5 पत्नियां हैं, ठीक है, एक आदमी के 5 पत्नियां हैं, तो ये पांचों पत्नी है वो अपने आदमी पर अपना हक जताती रहती थी कि ये तो मेरा है, ठीक है, इस पर मेरा हक है। तो घर के अंदर क्या चलता था? कलेश चलता था। प्रत्येक पत्नी अपने पति पर अधिकार करना चाहती थी। हिंदुओं के विपरीत मुस्लिम समाज में कन्या हत्या है दोस्तों वो अपराध माना जाता था। मुस्लिम समाज में कन्या हत्या कन्या हत्या क्या माना जाता था? अपराध माना जाता था। अशिक्षा व अज्ञानता का शिकार बनी रहती थी स्त्री, मतलब स्त्री को न तो ज्ञान मिलता था और न ही शिक्षा उसको मिल पाती थी, ठीक है, क्योंकि पर्दा वगैरह लगाया करती थी बेचारी, घर के अंदर दिन भर बनी रहना, ठीक है। जवान जब हो जाया करती तब शादी कर दी, बच्चे पैदा करके उनको पालती पोसती रहती थी, ये उसके भाग्य में था, ठीक है।
मुस्लिम समाज की जो लड़कियां थी वो कुरान की आयतों तक उनकी शिक्षा सीमित थी। कुरान की आयतों तक उनकी शिक्षा सीमित थी। ठीक है। इसके बाद में जो हायर एजुकेशन होती है, जो उच्च शिक्षा होती है, मतलब हक नहीं था। ठीक है। जो मतलब आपको एक्सेप्शनल केसेस मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर सामान्य इन जनरल में बात कर रहा हूँ कि यानी कि अधिकांश मुस्लिम समाज की जो लड़कियां थी वो प्रारंभिक शिक्षा तक उनको हक था। ठीक है। वो कुरान की आयतें या धार्मिक शिक्षा थोड़ी बहुत ग्रहण कर ली तो कर ली है बस। ठीक है। हिंदू के अंदर ठीक है, पत्नी को पति त्यागने का अधिकार नहीं था। पत्नी को जीवन भर किसके साथ में रहना पड़ता था? पति के साथ में। अब पति कितना ही निकम्मा निकले, ठीक है, कितना भी अनैतिक निकले, ठीक है, या फिर उसका जो मन है वो दूसरी स्त्री पे आ जाए, लेकिन फिर भी चाहे वो झगड़ालू हो, कुछ भी हो, सुंदर नहीं हो आदमी, फिर भी हिंदू समाज में अगर शादी कर दी है तो लड़की को ताउम्र उस आदमी के साथ में रहना पड़ता था, सरवाइव करना पड़ता था। मुस्लिम समाज में जो सामंत हुआ करते थे बड़े अधिकारी होते थे, और साधारण जनता भी बहुविवाह कर सकते थे। ठीक है। धनवानों और जो राजाओं के जो हरम होते थे, धनवान लोग, ठीक है, और जो राजा हुआ करते थे उनके जो हरम होते थे, ठीक है, हरम एक महल के अंदर एक सुरक्षित स्थान होता था जहां पर स्त्रियों को रखा जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी तादाद में महिलाओं को रखा जाता था। ठीक है। यहाँ पर मनोरंजन करने वाली स्त्रियां होती थी, दासियां हुआ करती थी, किन्नर हुआ करते थे, मुख्य पत्नियां हुआ करती थी, और गौण पत्नियां भी यहाँ पर हुआ करती थी। ठीक है। तो यहाँ पर भी एक स्त्री को मतलब कलेशपूर्ण जीवन बिताना पड़ता था, शिक्षा नहीं ले पाती थी, और गांव में जो महिलाएं थी वो दिन भर खेतों में काम करती रहती थी। ठीक है। मुस्लिमों में छोटी बच्चियों के लिए अलग से मकतब नहीं थे। मुस्लिम समाज में छोटी बच्चियों के लिए अलग से मकतब क्या होता है? जहाँ पर शहजादे और जो लड़के होते हैं, छोटे बच्चे, वो अपनी शिक्षा है वो ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो मुस्लिम समाज में प्रारंभिक शिक्षा लड़कों के साथ में ही पूरी करनी पड़ती थी लड़कियों को। ठीक है। तो मतलब मकतब के अंदर जाकर कुरान की आयतें पढ़ ली, थोड़ी बहुत धार्मिक शिक्षा ली, बस यहीं तक सीमित रहती थी। लेकिन दोस्तों रजिया सुल्तान इसका अपवाद थी। रजिया सुल्तान एक विद्वान महिला थी। ठीक है। काफ़ी कुछ उन्होंने पढ़ाई लिखाई कर रखी थी। एक और प्रथा जो कि सल्तनत काल में ही चलती थी, देवदासी प्रथा, यानी कि एक जो बेटी होती थी, परिवार की एक बेटी, वो मंदिर को सौंप दी जाती थी कि मतलब ये लड़की है वो पूरे लाइफ टाइम मंदिर में रहेगी, भगवान की सेवा करेगी। ठीक है। तो देवदासी प्रथा के कारण भी महिला का शोषण हुआ है। और यहाँ पर क्या करेगी वो? यहाँ पर नृत्य करेगी, यहाँ पर गायन का काम करेगी, और कई बार तो पुरोहित वर्ग का भी मतलब वासना का शिकार होना पड़ता था। तो घृणित जीवन था। देवदासी प्रथा में भी महिलाओं के साथ में शोषण हुआ है। अब देखो, सती प्रथा ये भी एक कलंक की था। सती प्रथा सती प्रथा में क्या था? या तो पति की अगर लाश है तो पति को गोद में लेटाकर जल जाया करती थी, गोद में लेटाकर जल जाया करती थी, या फिर पति नहीं है तो पति की किसी वस्तु को साथ में लेकर जल जाया करती थी स्त्री। ठीक है। सती प्रथा भारत के अंदर दो तरह से होती थी, या तो पति की लाश पड़ी हुई है, पति को गोद में लेटाकर जल जाना, या फिर पति नहीं है, पति की लाश अवेलेबल नहीं है तो पति की कोई खास वस्तु है वो साथ में लेकर जल जाती थी। ठीक है। अगर कोई स्त्री प्रेग्नेंट है, यानी कि पेट में बच्चा है और उसका पति मर गया है, तो उसका क्या होता था? तो उसके पास में ऑप्शन था कि वो विधवा रह सकती है, जीवन भर विधवा रह सकती है, या फिर बच्चा एक बार हो जाए, बच्चा होने के बाद में
अगर उसकी इच्छा है तो वो सती हो सकती थी। तो गर्भवती महिला को, जो प्रेग्नेंट वोमेन होती थी, तो जब बच्चा हो जाता था उसके बाद भी वो सती हो सकती थी। लेकिन विधवाओं का जीवन नरक जैसा होता था और ऑप्शन उनको एक ही नजर आता था कि मैं सती हो जाऊं, एक बार ही दर्द होगा लेकिन जीवन भर के दर्द से मैं बच जाऊंगी। राजस्थान के अंदर राजपूत समाज में दोस्तों जौहर प्रथा का प्रचलन था। जौहर प्रथा, इसमें क्या होता था, मतलब जो एक पत्नी होती थी, राजा की पत्नी, वो राजा को केसरिया वस्त्र, केसरिया रंग का वस्त्र दिया करती थी। ठीक है, कि आप युद्ध में जाओ महाराज, ठीक है, और युद्ध है, आपको निर्भीकता के साथ में, साहस के साथ में लड़ना है। ठीक है, महल के अंदर मैं टिकी हुई। अगर पत्नी को यह सूचना मिलती थी कि आपका जो पति है वो युद्ध के दौरान साहसपूर्ण तरीके से लड़ते हुए मारा जा चुका है, तो पत्नी अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपनी दासियों के साथ में, जो महल के अंदर उसकी दासियां हुआ करती थी, उनके साथ में एक अग्निकुंड के अंदर, ठीक है, अग्निकुंड क्या होता था, जिसमें आग जलती रहती थी, ठीक है, अग्निकुंड के अंदर वो कूद जाया करती थी। ठीक है, तो ये थी जौहर प्रथा। ऐसा क्यों करती थी, ताकि उसकी इज्जत बची रहे। ठीक है, कुछ कोई उसकी इज्जत पर आंच ना आए। ठीक है, उसकी इज्जत पर कोई आंच ना आए, तो जल जाया करती थी अपनी दासियों के साथ में। अब देखो, अगर आपको ये एग्जाम्पल भी लिखना है कि क्या आप भारत में जो जौहर जिन रानियों ने किया उनके नाम जानते हो, तो बिल्कुल आप बता सकते हो। राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर एक जिला है चित्तौड़गढ़ नाम से। ठीक है, चित्तौड़गढ़ एक जिला है, वहां पर किला भी है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के किले में महाराज थे राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह की पत्नी का क्या नाम था, पद्मावती या फिर पद्मिनी। ठीक है, अलाउद्दीन की नजरें पद्मिनी पे थी, क्योंकि अला ये जो पद्मिनी थी खूबसूरत थी, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो उसकी सुंदरता के लिए, उसको पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले पर हमला कर दिया था। और पद्मिनी ने अपने सतीत्व, पवित्रता की रक्षा करने के लिए उसने अपना जौहर कर लिया था। एक तो ये एग्जाम्पल लिख सकते हो कि रानी पद्मिनी ने अपना जौहर किया था। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, रणथंबोर। राजस्थान में एक और जगह है रणथंबोर, सवाई माधोपुर जिला पड़ता है राजस्थान में। रणथंबोर के राजा हमीर सिंह, राजा हमीर सिंह, इनकी पत्नी ने भी जौहर किया था। तो दो एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, ये याद रख सकते हैं। तो कुल मिला के क्या बात है, निष्कर्ष में अपन लिख सकते हैं कि स्त्री को बोझ ही समझा जाता था और महिलाओं को बच्चा पैदा करने तक की मशीन समझा जाता था। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सोसाइटी में, दोनों ही सोसाइटी में खराब स्थिति थी महिलाओं की। कुल मिला के यह बात। स्टार्ट करते हैं मुगलों के समय स्थिति या फिर मध्यकालीन भारत में। अभी तक हमने देखा सल्तनत कालीन भारत में महिलाओं की स्थिति, अब देखते हैं मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति। अब देखो, सल्तनत काल में तो हिंदू समाज को और मुस्लिम समाज को साथ में रहते रहते काफी कम वक्त हुआ था। एक दूसरे को जानते नहीं थे, ना रीति रिवाज को जानते थे, ना खान पान को जानते थे। ठीक है, ना धार्मिक रीति रिवाजों को जानते थे। लेकिन मुगल काल में, लेकिन मुगल काल में, मुगल काल तक आते आते हिंदुओं को और मुसलमानों को साथ में रहते रहते काफी टाइम हो गया और दोनों ही संस्कृतियों पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ रहा था। यानी कि हिंदू संस्कृति पर प्रभाव पड़ रहा था मुस्लिम संस्कृति का, और मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा था हिंदू संस्कृति का। ठीक है, तो महिलाओं के प्रति लोगों का दृष्टिकोण
इस समय पर भी कठोर बना रहा। टाइम बदला, लेकिन दोस्तों महिलाओं की जो स्थिति है वो जस की तस बनी रही। समाज के अंदर क्या क्या बुराइयां अभी व्याप्त थी? बाल विवाह, कम उम्र में ही शादी करवा देना लड़के और लड़कियों की, और बहु विवाह, ठीक है, एक ही मर्द चार चार पांच पांच पत्नियां रख सकता था, ठीक है। सती प्रथा वो अभी भी समाज में चलती थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के बावजूद विलियम बेंटिक ने भारत के अंदर सती प्रथा पर बैन लगाया था, ठीक है, ये भी याद रखना अपने को। पर्दा प्रथा, यस, ये भी अभी चल रही थी पर्दा प्रथा, ठीक है। तो समाज के अंदर मतलब स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए कोई विशेष प्रयास किए गए ऐसा हमें नहीं दिखाई देता है। समाज के अंदर स्त्रियों की दशा अभी भी दयनीय बनी हुई है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, एक महिला सती क्यों होती थी? दो कारण थे। एक तो विधवा का जो जीवन होता है, विधवा का जीवन होता है दोस्तों बड़ा कठोर होता है, मतलब इग्नोर करता है, हर कोई इग्नोर करता है विधवा को, और ताने सुनाए जाते हैं कि तुम्हारे कारण हमारा बेटा मर गया, ठीक है, तुम्हारे कारण मेरा पोता मर गया, तुम तो कलंक लेके हमारे घर के अंदर तुमने पैर रखे थे इसलिए हमारा बच्चा मर गया। तो ऐसे ताने झेलने पड़ते थे, तो विधवा का जीवन कठोर होता था। और दूसरा कारण ये था कि मुस्लिम सुल्तानों का आक्रमण, मुस्लिम सुल्तानों का आक्रमण होता रहता था, ठीक है। तो जिसका पति मर गया है उसकी रक्षा कौन करेगा, ठीक है। उसके परिवार में उसकी रक्षा करने के लिए उसका पति हुआ करता था, लेकिन पति मर चुका है, तो मुस्लिम सुल्तान है वो अपहरण करके महिलाओं को ले जाते थे, ठीक है। तो उससे बचने के लिए महिलाएं क्या हो जाती थी? सती हो जाती थी, ठीक है। अब देखो सती जब होते हैं तो काफ़ी दर्द होता है, किसको दर्द नहीं होता है? थोड़ा सा अगर जल जाए, ठीक है, रोटी बनाते टाइम या सब्जी बनाते टाइम थोड़ा सा अगर लग जाता है कहीं पर चिमटा या फिर रोटी ही लग जाती है, कितना पेन होता है, पूरा शरीर जलना। सोचो मतलब कितना असहनीय दर्द होता होगा एक इंसान को। तो कोई इंसान जलना तो पसंद नहीं करता है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं और समाज की तरफ से भी एक रिवाज हो जाता है। ये रस्म काफ़ी ज़्यादा अत्याचार इसमें होता था एक लड़की पर। तो अगर कोई लड़की सती नहीं होती थी उसको प्रॉपर्टी के अंदर भी हिस्सा नहीं मिलता था। देखो क्या क्या जुल्म होते थे स्त्री के साथ में। अगर कोई स्त्री ने ऐसा कह दिया कि मैं विधवा रह करके अपना जीवन बिता लूंगी, तो उसको प्रॉपर्टी के अंदर, संपत्ति के अंदर, जमीन जायदाद के अंदर कोई हिस्सा नहीं मिलता था, ठीक है। अब देखो स्त्री का जब तक कैरेक्टर अच्छा बना रहता था, स्त्री का चरित्र जब तक शुद्ध बना रहता था, तब तक एक आदमी उसको रखता था, ठीक है। अगर स्त्री का कैरेक्टर ही खराब हो गया, यानी कि दूसरे मर्दों की तरफ भी वो आकर्षित होने लग गई, अट्रैक्ट होने लग गई है, ठीक है, तो फिर उस स्त्री का त्याग कर दिया जाता था, राइट। तो हाँ बिल्कुल, बहुत सारे पॉइंट है वो सेम ही है सल्तनत काल में और मुगल काल के समय स्त्रियों की दशा ऐसी की ऐसी बनी रही, ठीक है। काफ़ी सारे पॉइंट है वो सेम है। देखो मुस्लिम समाज में शिया और सुन्नी दो प्रकार के वर्ग यहाँ पर रह रहे थे, शिया और सुन्नी, शिया और सुन्नी, ठीक है। तो शरीयत के अनुसार सुन्नी मुस्लिम चार शादी कर सकता था, सुन्नी मुस्लिम चार शादी कर सकता था, ठीक है। और शिया मुस्लिम कितनी शादी कर सकता था? पांच शादी कर सकता था। एक शादी है वो अस्थायी विवाह कहलाती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब एक ही मर्द की अगर चार चार पांच पांच पत्नियां एक साथ रहेंगी तो हर एक पत्नी अपने पति पर अधिकार जताना चाहती है कि ये जो इंसान है वो मेरा है। तो इसके कारण घर के अंदर जो माहौल होता था वो बड़ा खराब होता था, कलेश रहता था घर में। क्यों? क्योंकि ये जो पत्नियां थी इनके बीच में ईर्ष्या, जेलेसी और द्वेष, द्वेष का मतलब आपसी दुश्मनी, ईर्ष्या व द्वेष के कारण घर के अंदर कलेश लगा रहता था।
हिंदुओं ने बाल विवाह को क्यों अपनाया? क्योंकि दोस्तों हिंदुओं समाज को ऐसा लगता था, हिंदू परिवार को ऐसा लगता था कि अगर हमारी बच्ची जब जवान हो जाएगी तब इसको कोई भी किडनैप करके ले जा सकता है। तो अपहरण से बचाने के लिए हिंदू समाज ने बाल विवाह का सहारा वो लिया। ठीक है। अकबर ने दोस्तों अपने टाइम पर बाल विवाह को रुकवाने की कोशिश की थी। बाल विवाह को रुकवाने की कोशिश की थी, लेकिन दोस्तों वह असफल रहा था। भारत के अंदर काफी ज्यादा तादाद में अब भी चाइल्ड मैरिज होते हैं। ठीक है। अकबर के टाइम पर भी दोस्तों काफी ज्यादा बाल विवाह हुए थे। आगे पढ़ लेते हैं अब। राजस्थान के अंदर राजपूत समाज में स्वयंवर का भी एक रीति रिवाज चलता था, यानी कि अपने मनपसंद साथी के साथ में वो लाइफ बिता सकती थी। दहेज प्रथा भी काफी ज्यादा थी समाज के अंदर, आज भी है, लेकिन उसको क्या कह दिया जाता है कि पुलिस कार्यवाही नहीं कर सकती। क्या कह दिया जाता है कि एक बाप है, वो अपनी बेटी को अपनी खुशी से कुछ दे रहा है तो किसी को इसमें आपत्ति नहीं होती है फिर। हालांकि समाज का दबाव होता है, ठीक है, समाज का दबाव होता है, क्योंकि समाज में कुछ लोग होते हैं कि आपने अपनी बेटी के लिए क्या कर दिया, राइट। तो दबाव में एक बाप पूरे जीवन भर इतना स्ट्रगल करता है, ठीक है, अपना हार्ड मनी है वो फिर एक ही शादी में खर्च कर देता है, राइट। तो समाज का दबाव होता है, ये रीति रिवाज है समाज के। ठीक है। अब ये एक मानसिकता है, तो मतलब समाज को ही आपस में सोच समझ कर निर्णय लेना होगा कि दहेज लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है। दहेज देने से अच्छा है कि भाई अपने बेटियों को, ठीक है, अच्छे से पढ़ाओ। जब बेटी काबिल होगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी, तो वैसे ही करोड़ों रुपए कमा के दे सकती है, राइट। और अपने डिसीजन वो खुद ले सकती है, तो दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई दहेज का लालची है, उसके साथ में करने की क्या आवश्यकता है। और जो दहेज के कारण मतलब इतना दहेज मांग रहा है, गाड़ी मांग रहा है, फ्लैट मांग रहा है, जमीन मांग रहा है, दुकान मांग रहा है, तो शादी के बाद में बेटी को कितना खुश रख पाएगा, वो तो एक सोचने वाली सी बात है। तो हिंदुओं में पर्दा प्रथा भी अभी भी चल रही थी, जो सल्तनत काल के अंदर चलती थी पर्दा प्रथा। तो मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है। अब कोई महिला बिना पर्दा के अगर निकलती थी, कोई महिला बिना पर्दा के अगर निकल जाती थी घर के बाहर, तो उसको कैरेक्टरलेस समझा जाता था, स्त्री को चरित्रहीन समझा जाता था। ठीक है। और जो अमीर घर की महिलाएं थी, जो शाही घर की महिलाएं थी, उसको पालकी में जाना पड़ता था, पालकी अथवा डोली में जाना पड़ता था। ठीक है। अमीर घर की महिलाओं को। मुस्लिम समाज में पर्दे का हट जाना एक अपराध, क्राइम समझा जाता था। ठीक है। हिंदू समाज में अगर कोई पर्दा करके नहीं जाती थी तो उसको कैरेक्टरलेस समझा जाता था, लोग ताने कसते थे, कमेंट पास करते थे, राइट। और मुस्लिम समाज में अगर पर्दा हट जाता है तो उसको एक क्राइम समझा जाता था। लेकिन दोस्तों दो महिलाओं के नाम मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पे, एक तो नूरजहां और एक रजिया सुल्तान। नूरजहां और रजिया सुल्तान या सुल्ताना एक ही बात है। तो ये दो महिलाएं पर्दा नहीं किया करती थी, क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी। इन्होंने ये साबित भी किया था। ठीक है। नूरजहां तो शासन प्रशासन के काम में, ठीक है, बहुत ही कुशल एक महिला थी। रजिया सुल्तान है, ये बेखौफ होकर के जो तुर्कान ए चिहलगान यानी कि जो 40 सरदार थे वो सलाम करते थे रजिया सुल्तान को, और मर्दों के लिबास में जाया करती थी दरबार में। मुस्लिम महिलाएं मैंने कहा पुनः विवाह कर सकती थी, वो फायदे में थी, पुनः विवाह कर सकती थी, जायदाद में उनका हिस्सा हुआ करता था। जबकि हिंदू समाज की लड़कियों के साथ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है। अल्तेकर अल्तेकर एक इतिहासकार है, वो क्या कहता है कि जो मर्द होता है वो कितना ही अत्याचारी निकल जाए, ठीक है, वो उसका चरित्र कितना ही अनैतिक हो, यानी कि किसी भी स्त्री की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, उसके साथ में संबंध स्थापित कर लेता है, कितना ही अत्याचारी हो, कितना ही अनैतिक हो,
और चाहे वो उसका रंग रूप कैसा ही हो, चाहे उसका रंग रूप कैसा ही हो, ठीक है, वो अपने पत्नी को के साथ में चाहे मारपीट भी करता हो, फिर भी उसको, फिर भी पत्नी को सहना पड़ता था और जीवन भर उसी आदमी के साथ में रहना पड़ता था, उसको अलग होने का अधिकार नहीं था। हालांकि आज के समय में तलाक वगैरह ले सकते हैं, लेकिन पहले के टाइम पर दोस्तों इतना ज़्यादा दबाव होता था कि अलग होने का अधिकार भी नहीं होता था। घर वालों ने एक बार शादी जिससे करवा दी है, जीवन भर उसी के साथ में बिताना पड़ता था, चाहे उसका रंग रूप कैसा भी हो, चाहे वो मारता पीटता हो, गाली गलौज करता हो, और चाहे उसका कैरेक्टर है वो भी बेकार हो, उसी के साथ में जीवन बिताना पड़ता था। मुगल काल में, क्योंकि मध्यकालीन समय में अपन महिलाओं की स्थिति पढ़ रहे हैं, तो मुगल काल चल रहा था। इस समय पर दोस्तों हिंदू और मुस्लिम समाज में ही जो स्त्री हुआ करती थी, ठीक है, उसको माता का दर्जा प्राप्त था, माता का दर्जा उसे प्राप्त था, ठीक है। और आर्थिक दृष्टिकोण से मैं बात करूं कि मतलब किसके पास में सबसे ज़्यादा अधिकार थे, ठीक है, संपत्ति किसकी हुआ करती थी, ठीक है, अन्य अधिकार भी, मतलब अगर बात करें तो जो मुस्लिम समाज की जो महिलाएं थी वो फायदे की स्थिति में थी, ठीक है। तो पिताजी की संपत्ति में उसको अधिकार मिलता था, मुगल काल में भी महिला को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता था, राइट। हालांकि जो अमीर घर की लड़कियां हुआ करती थी, अमीर घराने की जो लड़कियां हुआ करती थी वो शिक्षा प्राप्त कर लिया करती थी, ठीक है। अब देखो मुगल काल की दोस्तों, मैं विदुषी स्त्रियों के नाम लिख रहा हूँ। विदुषी स्त्री का मतलब है विद्वान स्त्रियां जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, ठीक है। नाम लिखता हूँ, याद करने की कोशिश करना। एक तो गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, और एक नूरजहां, नूरजहां, और जेब उन निसा, औरंगजेब की बेटी थी, औरंगजेब की बेटी थी जेब उन निसा, ठीक है। तो ये महिलाएं, इन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा शिक्षा प्राप्त की थी, नूरजहां, जेब उन निसा, गुलबदन बेगम। तो क्या कह सकते हैं कि जो लड़कियां थी वो अभी भी सिलाई कढ़ाई के कामों में, बुनाई के कामों में लगी हुई थी, ठीक है, घरेलू कामों में उनका जीवन बीता करता था। और हिंदू समाज में तो जो लड़की हुआ करती थी, हिंदू समाज की लड़की, वो अपने पति पर निर्भर होती थी, पति पर निर्भर होती थी, ठीक है। और मैं कुछ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की वुमेन्स के नाम लिख रहा हूँ, जैसे कि दुर्गावती। दुर्गावती कौन थी? चंदेल वंश की एक राजकुमारी थी। चंदेल वंश कहाँ पर शासन कर रहा था? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो दुर्गावती, दुर्गावती एक मजबूत महिला थी। और ताराबाई का नाम लिख सकते हैं अपन। ताराबाई तो प्रशासन के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी ताराबाई दुर्गावती। और जो अकबर की माँ थी, अकबर की माँ थी, उनका भी नाम लिख सकते हैं, उन्होंने भी शासन चलाया था, ठीक है। दुर्गावती का शासन प्रबंध अकबर के शासन प्रबंध से भी श्रेष्ठ था। कहा जाता है कि जो दुर्गावती थी, दुर्गावती उसका जो शासन प्रशासन था वो अकबर के शासन प्रशासन से भी ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। तो एक महिला होकर के एक पुरुष के प्रशासन से मतलब अच्छा प्रशासन स्थापित कर पाई, तो दुर्गावती का नाम इतिहास में लिया जाता है प्रशासन के क्षेत्र में, ठीक है। और नूरजहां, नूरजहां का तो हंटिंग काफ़ी प्रिय थी, शिकार खेलना उसको आता था, अच्छे से हंटिंग वगैरह किया करती थी। समाज के अंदर एक और बात ये चलती थी कि अगर कोई कुंवारी लड़की है, ठीक है, अगर उसकी शादी नहीं हुई है या उसका रिश्ता पक्का नहीं हुआ है, और कोई विधवा महिला, कोई विधवा महिला या कुंवारी लड़की अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, अगर वो पेट से हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, तो उसको अपने बच्चों को छोड़ना पड़ता था, बच्चों को त्यागना अथवा
छोड़ना पड़ता था एक लड़की को जिसकी शादी नहीं हुई अथवा कोई विधवा महिला है वो पेट से अगर हो जाती है। ये हिंदू और मुस्लिम समाज दोनों में था। तो हिंदू महिलाओं का बलपूर्वक अपहरण औरंगजेब के शासनकाल तक चलता रहा। मुस्लिम महिलाओं की लाइफ सिर्फ 4 दीवारों तक घुट घुट कर समाप्त हो जाती थी। कुछ ऐसे भी हिंदू महिलाएं थी जिन्होंने अपने पति के मृत्यु के बाद भी अपनी जागीर सक्सेसफुली रक्षा की। देखो, कुछ ऐसी हिंदू महिलाएं भी थी जिनका पति मर गया था लेकिन फिर भी अपनी जमीन जायदाद अपनी जागीर की वो रक्षा कर सके। ठीक है। और मुस्लिम शासकों ने काफ़ी सारे हिंदू लड़कियों के साथ में शादी की मुगलों के टाइम पर। ठीक है। विदेशी यात्रियों ने भारत की महिलाओं की तारीफ की है। ठीक है। विदेशी यात्रियों ने भारत की महिलाओं की तारीफ की है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हंसते हंसते वो चिता पर बैठ जाया करती थी और सती हो जाया करती थी। ठीक है। अन्य किसी भी देश में, भारत को छोड़ दो आप, अन्य किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में जौहर प्रथा नहीं थी। ठीक है। मुगल काल में शासन, कला, धर्म और साहित्य, इन कई क्षेत्रों में दोस्तों मुगल काल में कई महिलाओं ने शासन, ठीक है, कला, धर्म, साहित्य, इन क्षेत्रों में काफ़ी योगदान दिया है। तो मुगल काल में महिलाओं की क्या स्थिति रही है, अगर मैं इसका कंक्लूजन लिखूं तो, ठीक है, कंक्लूजन लिखो तो पुरुषों की सेवा करना, ठीक है, मर्द जात की सेवा करना, उनको खुश रखना जीवन भर, उनका कहना मानना, उनका मनोरंजन करना, बच्चे पैदा करना, घरेलू कार्य करना, ठीक है, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जौहर प्रथा, इन सब के कारण महिला की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती चली गई। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी भी महिलाएं थी जिनका नाम चलता है, उनका नाम लिख सकते हो निष्कर्ष में भी, गुलबदन बेगम। ठीक है। गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की बेटी थी। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। ठीक है। तो इनका नाम आता है, एक तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी है, गुलबदन बेगम ने। और नूरजहां का नाम लिख सकते हो, हंटिंग आती थी, वास्तुकला, प्रशासन, ठीक है, ये सब आता था नूरजहां को। फैशन का भी नॉलेज था। नूरजहां कौन थी? जहांगीर की पत्नी थी। क्या क्या आता था? हंटिंग यानी कि शिकार खेलना, पेंटिंग में भी रुचि रखा करती थी, राइट। इसके अलावा फैशन का भी सेंस था, मतलब कपड़ों का ज्ञान था, फैशन का सेंस। ठीक है। और वास्तुकला के बारे में काफ़ी कुछ पता था, यानी कि मकबरे, मस्जिद, महल, किले किस तरह से बनाए जा सकते हैं अच्छे तरीके से, तो वास्तुकला में रुचि रखती थी। प्रशासन संभालती थी। ठीक है। और कविताएं भी लिखा करती थी। ये नूरजहां के बारे में कुछ पॉइंट याद रख सकते हैं अपन, ठीक है, अगर आता है तो। मुमताज महल, शाहजहां की पत्नी मुमताज महल, ठीक है। मुमताज महल का भी काफ़ी ज़्यादा नाम है क्योंकि ये परोपकारी थी, ठीक है, पोयम्स वगैरह लिखा करती थी। और एक और नाम याद कर लो, जहां आरा बेगम, जहां आरा बेगम, ठीक है, कौन थी ये? जहां आरा बेगम शाहजहां की बेटी, जहां आरा बेगम शाहजहां की बेटी थी। और क्या क्या अच्छा लगता था जहां आरा बेगम को? एक तो पेंटिंग, चित्रकला में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हासिल था, महारत हासिल थी। और सूफीवाद से संबंधित रचनाएं की हैं, सूफीवाद। और वास्तुकला में रुचि रखा करती थी शाहजहां की बेटी। ठीक है। तो ये आप निष्कर्ष में लिख सकते हो। इस प्रकार से आपका एक जो 20 नंबर का सवाल है
वो कंप्लीट होता है मध्यकाल में और सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति पर विस्तार से प्रकाश डालिए। ये इसका आंसर था।